आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डेब्रिस। मूवी की शुरुआत में हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक औरत को सफाई करते समय एक पर्स मिलता है। जब वो औरत उस पर्स को खोलकर देखती है तो उस पर्स में से एक चीज नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो औरत उस डेब्रिस को पकड़ती है वो 14वीं मंजिल से सीधा पहली मंजिल पर आकर गिर जाती है। जैसे ही वो औरत पहली मंजिल पर गिरती है होटल स्टाफ सीलिंग को देखकर बहुत सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक औरत कैसे सीलिंग से नीचे गिर सकती है। थोड़ी देर बाद क्राइम सीन पर CIA एजेंट्स आ जाते हैं। डेब्रिस को हवा में तैरता देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नजारा उन्होंने आज तक पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए उस डेब्रिस के बारे में पता लगाने के लिए एजेंट्स डेब्रिस को साइंटिस्ट के पास ले जाते हैं। थोड़ी खोजबीन करने के बाद साइंटिस्ट उन्हें बताते हैं कि डेब्रिस पृथ्वी के बाहर से आया है। साइंटिस्ट की बात सुनकर एजेंट सोचने लगते हैं कि एलियन हाई टेक मशीन धरती पर क्या कर रही है। अगले दिन एजेंट्स एक जगह पर इससे भी ज्यादा अजीब चीज देखते हैं। वो देखते हैं कि एक खेत में एक औरत की लाश हवा में तैर रही है। उस लाश को तैरता देख एजेंट समझ जाते हैं कि इस लाश का बर्ताव बिल्कुल डेब्रिस जैसा है। उस लाश को देखकर एजेंट्स को पहले लगता है कि लाश हवा से बहकर आई होगी, पर बाद में वो देखते हैं कि हवा का बहाव और लाश दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। इसके बाद एक ब्रायन नाम का एजेंट उस लाश के फंसे हुए कपड़े को तार से निकाल देता है। तार से अलग होने के बाद वो लाश हवा के बहाव के विरुद्ध तैरने लगती है। थोड़ी देर बाद लाश का पीछा करने के बाद वो देखते हैं कि कई लाशें और उस जगह पर इकट्ठा होकर हवा में तैर रही हैं। उन सभी लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक खास किस्म की मैग्नेटिक फील्ड के कारण हवा में तैर रही हैं। इसके बाद लाशों को ऑटोप्सी के लिए लैब में ले जाया जाता है, जहां पर पता चलता है कि लाशों का दिल बंद हो चुका था पर दिमाग उनका अभी भी काम कर रहा था। उसी समय हम देखते हैं कि एक मरी हुई औरत अपनी आंखें खोलकर उन्हें वापस बंद कर देती है। उन सभी लाशों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये सारा मामला डेब्रिस से जुड़ा हुआ है और कई डेब्रिस अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। हमें बताया जाता है कि कुछ दिन पहले एक एलियन स्पेसक्राफ्ट धरती के पास क्रैश हो जाता है, जिसके कारण उसके टुकड़े धरती पर गिर जाते हैं। उस स्पेसक्राफ्ट के बारे में जानकारी जुटाने के लिए CIA एजेंट हर जगह उन टुकड़ों को ढूंढने लगती है। उसी दौरान उन्हें जंगल में एक बड़ा सा डेब्रिस मिलता है। जब एजेंट्स उस डेब्रिस को वहां से निकालने वाले होते हैं तभी दो अनजान लोग वहां पर आ जाते हैं। उन दो अनजान लोगों को देखते ही एजेंट्स अपनी गन निकालकर उन्हें वहीं रोकने की कोशिश करते हैं। जब उन दोनों को पता चलता है कि एजेंट्स ने उन्हें देख लिया, वो दोनों डेब्रिस को निकल कर वहां से गायब हो जाते हैं। उस डेब्रिस को निकलने के बाद वो दोनों एक ब्रिज के नीचे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी गलती से ब्रिज के पिलर में टेलीपोर्ट हो जाता है। जब दूसरा आदमी अपने साथी को तड़पते हुए देखता है तो वो अपनी गन निकालकर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गोली मार देता है। कुछ देर बाद एजेंट्स को पिलर में फंसी हुई लाश के बारे में पता चलता है। वहां पर आकर वो देखते हैं कि उस आदमी का दोस्त वहां से भाग चुका है। कुछ समय बाद बहुत अजीब सी घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें बताया जाता है कि शॉपिंग कार्ट, चेन, गैस टैंक और बहुत सारी मेटल की चीजें अपने आप चलकर शहर के कोने कोने में जमा हो रही थीं। कुछ समय बाद पूरा शहर मेटल की चीजों से भर जाता है। पूरे शहर को खाली कराने के बाद एजेंट ब्रायन और फिनोला के शहर के अंदर खोजबीन के लिए जाते हैं। शहर में जाने के बाद वो देखते हैं कि एरिक नाम का एक आदमी एक कार की खिड़की को तोड़ रहा है। जब दोनों एजेंट्स उसे रोकने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि एरिक बहुत परेशान है और वो कुछ बड़बड़ा रहा है। इसके बाद जब वो दोनों एरिक से शहर की स्थिति के बारे में पूछने जाते हैं तो एरिक मौका देखकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद एरिक को ढूंढने के लिए दोनों एजेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। जब फिनोला एक बंद पड़ी फैक्ट्री में जाती है तो उसे एरिक दिख जाता है। एरिक को देखते ही वो चुपके से बाहर जाकर उसे पकड़ लेती है। उसी समय हम देखते हैं कि ब्रायन ने भी एक वेयर हाउस के पास एरिक को पकड़ लिया है। जब वो दोनों अलग अलग एरिक को पकड़ते हैं तो वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि एरिक का कोई जुड़वा भाई नहीं था। इसके बाद वो दोनों एरिक से पूछताछ करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। पूछताछ करते समय उन्हें पता चलता है कि दोनों एरिक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। ये सब देखकर ब्रायन और फिनोला को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए एरिक के केस की बारीकी से छानबीन करने के लिए ब्रायन और फिनोला उसके घर जाते हैं। एरिक के घर में घुसने से पहले दोनों एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेते हैं। उसके घर में घुसने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेब्रिस है। उसके बाद जब ब्रायन दूसरे रूम में खोजबीन करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसके जैसे दिखने वाला एक आदमी उसके सामने खड़ा है। एक दूसरे को देखने के बाद ब्रायन और उसका क्लोन एक दूसरे पर गन तान देते हैं। जब ब्रायन का क्लोन कुछ बड़बड़ा रहा होता है तभी मौका देखकर ब्रायन उसे शूट कर देता है। अपने क्लोन को देखकर ब्रायन समझ जाता है कि डेब्रिस में किसी भी इंसान को क्लोन करने की काबिलियत होती है। यह सब जानने के बाद भी ब्रायन को यह जानना था कि असली एरिक कहाँ है। एरिक के घर के पास खोजबीन करते समय गैरेज में खून मिलता है और वो देखते हैं कि एरिक की कार गैरेज से गायब है। वो जानते थे कि कार मेटल से बनी है, इसलिए दोनों
एरिक को ढूंढने के लिए मेटल सर्कल के पास जाते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एरिक की कार मिल जाती है। जब ब्रायन ऊपर चढ़कर कार के पास जाता है तो वो देखता है कि एरिक अभी भी अपनी कार में फंसा हुआ है। इसके बाद वो दोनों एरिक को वहां से निकाल कर ले जाते हैं। इन सभी घटनाओं को देखकर ब्रायन समझ जाता है कि अलग अलग डेब्रिस की अलग अलग पावर्स हैं। अगले सीन में हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक वर्कर काम कर रही होती है। काम करते समय उस वर्कर के सामने अचानक एक स्क्वायर आ जाता है। उस स्क्वायर को ठीक से देखने के लिए वर्कर धीरे धीरे उसके पास जाने लगती है। उसके पास वो एक पत्थर लेकर स्क्वायर की तरफ फेंकती है, पर वो पत्थर उस स्क्वायर के आर पार चला जाता है। जब वो वर्कर उस स्क्वायर के पास खड़ी होती है तो अचानक किसी लड़की की परछाई वहां पर आ जाती है। उस परछाई को देखकर वर्कर घबरा जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर ब्रायन और फिनोला आ जाते हैं, पर उनके आने से पहले ही स्क्वायर वहां से गायब हो जाता है। इसलिए वो स्क्वायर के वापस आने का इंतजार करने लगते हैं। रात के समय स्क्वायर उस जगह पर वापस आ जाता है। ब्रायन उस स्क्वायर को ठीक से देखने के लिए उसके पीछे जाता है। वहां पर जाकर वो देखता है कि स्क्वायर एक 2 डायमेंशनल सरफेस है। इसके बाद फिनोला रेडियो की मदद से स्क्वायर में फंसी हुई लड़कियों से संपर्क करने की कोशिश करने लगती है। जवाब में वो लड़की उन्हें अपना नाम और पता बताती है। ये सब होने के बाद स्क्वायर वापस गायब हो जाता है। उस लड़की से जानकारी लेने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का नाम निकोल है और वो 2019 से गायब थी। अगले दिन वो निकोल के फादर को फोन लगाते हैं और उन्हें बताते हैं कि निकोल अभी भी जिंदा है। वो उन्हें अपनी बेटी से संपर्क करने के लिए स्क्वायर के पास आने के लिए बोलते हैं। जब निकोल के फादर वहां आते हैं तो कुछ देर बाद वहां पर स्क्वायर वापस आता है। स्क्वायर के वापस आ जाने पर निकोल के फादर उससे पूछते हैं कि वो कहाँ है। जवाब में निकोल बताती है वो नहीं जानती थी वो कहाँ है और उसने उन्हें ढूंढने की कई घंटों तक कोशिश की थी। निकोल की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि निकोल कई घंटों से नहीं बल्कि 2 साल से गायब थी। थोड़ी देर बाद स्क्वायर वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद सभी लोग निकोल को स्क्वायर से बाहर निकालने का तरीका ढूंढने लगते हैं। उस डेब्रिस पर खोज करते समय उन्हें पता चलता है कि एक छोटा डेब्रिस चेयर जितनी चीज को टेलीपोर्ट कर सकता है, इसलिए वो एक बड़े से डेब्रिस को बाहर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद स्क्वायर वहां पर वापस आ जाता है। अब हम देखते हैं कि उस स्क्वायर में फंसे हुए सभी लोग क्लियरली नजर आ रहे थे। निकोल दूसरे लोगों से बाहर निकलने के लिए स्क्वायर की दीवार को हाथ से छूती है और फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाती। उसके बाद CIA उस बड़े डेब्रिस के जरिए स्क्वायर में एक रास्ता बना देते हैं जिसके जरिए निकोल और बाकी सभी लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं। यहीं पर मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।